क्या अपनी तरफ से अपनी एनर्जी ठीक करके आप सामने वाली की एनर्जी ठीक कर सकते हैं? अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को हटाओ, उसके बाद आपने अपनी नेगेटिव एनर्जीज हटा दी, आपकी एनर्जीज काम हो गई, देन यू हैव द पावर टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट टू। इला, हर शब्द में एनर्जीज होती है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, उनको आप बताएंगे भी ना कि देखो तुम गलत कर रहे हो, सामने वाले को परेशान मत करो, उनको पता ही नहीं होता है कि वो गलत कर रहे हैं। और ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अनइंटेंशनली लोगों को हर्ट करते हैं और उनको बताने पे भी उनको समझ नहीं आता है कि वो गलत कहाँ है। इनकी साइकोलॉजी क्या होती है? ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि वो टॉक्सिक है, क्योंकि वो उनका नॉर्मल तरीका है। कहते हैं ना, मैं तो ऐसा ही हूँ जी, मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ। आपको क्या लगता है मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ? अरे भाई, तो आप बचपन से भी तो गलत हो सकते हो ना, पर एहसास नहीं है। उन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है जो बात बात पर रो पड़ते हैं? रोने में ना कुछ गलत नहीं है। मैं अपने हर क्लाइंट को बोलती हूँ इट्स ओके, क्योंकि जब भी आप रोते हो लिटरली कॉर्टिसोल्स भी रिलीज हो जाते हैं, तो रोना अच्छा है। फिर मानसी जी, क्या आदमियों के लिए कॉर्टिसोल लेवल रिलीज करना मैंडेटरी नहीं है? उनको क्यों हमारे समाज में, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में, बचपन से कहा जाता है कि अरे मर्द के बच्चा तो रोता नहीं है, आदमी तो कभी रोता नहीं है, तुम क्यों रो रहे हो? ज़्यादातर एंगर इश्यूज, हार्ट अटैक, फ्रस्ट्रेशन लेवल, रोड रेज, बहुत कम आपने किसी विमेन को देखा होगा ऐसे रोड रेज के अंदर। आदमी ज़्यादा दिखेंगे आपको रोड रेज में, वो इसीलिए क्योंकि उन लोगों को सिखाया ही नहीं गया है इट्स ओके टू क्राई। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। पॉडकास्ट का विषय बताऊं उससे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है मेरा, और आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। क्या आप उन लोगों में से हैं जो बात बात पर रो पड़ते हैं, जिनको बहुत जल्दी रोना आ जाता है? आप चाहे मेल हों चाहे फीमेल हों, पुरुष हों या महिला हों, कोई भी हो, क्या आपके साथ ऐसा होता है? अगर हाँ, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, क्योंकि हमने आज ब्रेन को समझने की कोशिश की है, हमारी फीलिंग्स को समझने की कोशिश की है। साथ ही इस पूरे पॉडकास्ट में हमने उस डिविनिटी को समझने की कोशिश की है, उस डिवाइन एनर्जी को समझने की कोशिश की है जो हम सभी के अंदर है। आपने बहुत सारे आध्यात्मिक पॉडकास्ट में ये देखा होगा कि हमेशा गुरु लोग यही बात कहते हैं कि हम सबके अंदर वो ब्रह्म मौजूद है, उसका हिस्सा है, सिर्फ हमें ज़रूरी है कि हम उसको टैप करें, उसको पहचानें। तो आप सभी के अंदर वो डिविनिटी मौजूद है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न आता है ना मन में कि अगर डिविनिटी है तो मैं खुद बुरा काम क्यों कर रहा हूँ, सामने वाला बुरा काम क्यों कर रहा है, दुष्ट लोग ये दुष्टता क्यों कर रहे हैं? तो आज इसी साइंस को समझेंगे एक साइकोलॉजिस्ट की नज़र से, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रही हैं कई वर्षों से साइकोलॉजी के क्षेत्र में काम करती आ रही हैं, रिलेशनशिप एंड लाइफ कोच हैं। मैं बात कर रही हूँ मानसी कोठारी जी का। मानसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय मैंने रखा है वो मेरी ऑडियंस से बहुत कनेक्ट करता है कि कैसे आप अपने अंदर की डिविनिटी को जगा सकते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, ऐसे में टैप करना ना अपने अंदर वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम उस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल लीला, बिल्कुल। सबसे पहले मैम, पहला सवाल ही मेरा ये है मानसी जी कि जैसे ही सिचुएशन चेंज होती है वैसे ही हमारे रिएक्शन, हमारा जो इनर कोर होता है, जो हमारा बिहेवियर होता है, वो क्यों बदल जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है लीला। अक्सर पता है क्या होता है, हमारा जो एक हम सबका है ना एक लोकस ऑफ कंट्रोल है, वो एक रिमोट की तरह समझ लो आप। अगर वो रिमोट आपके कंट्रोल में है तो आप बिल्कुल स्थिर मन से चलते रहोगे। जिस मोमेंट वो रिमोट किसी भी और के हाथ में गया, ये स्थिर मन कभी रह ही नहीं सकता। किसी ने कुछ बोला, आपका गलत रिमोट का बटन दब गया और आपको गुस्सा आ गया। किसी और ने कुछ और बोल दिया, अगेन इमोशनल रिमोट का बटन दब गया और आपका रोना शुरू हो गया। सो जब तक कि आपका रिमोट ऑफ इमोशंस या स्थिरता, जिसको हम रेजिलियंस कहते हैं, वो किसी के हाथ में है तो आप हमेशा ही वल्नरेबल रहोगे टिल द टाइम आपके हाथ में नहीं हो। लेकिन तो बहुत फ्रीक्वेंट होता है। बिल्कुल, आप देखो ना, हर
कितने सारे लोगों से अपन घिरे हुए हैं। अगर वो रिमोट मेरे पास में नहीं है, वो रिमोट मेरे किसी दोस्त के पास में है, मेरे बॉस के पास में है, मेरे पेरेंट्स के पास में है, ऐसे ही वो कोई भी कुछ बोलता रहेगा, हम ट्रिगर होते रहेंगे और हम ट्रिगर होके किसी ना किसी नेगेटिव तरीके से, अक्सर ही आप देखोगे नेगेटिव तरीके से आप रिएक्ट करने लग जाओगे। सो बिकॉज इट्स नॉट विद यू, इट्स विद पीपल अराउंड। शास्त्रों में कहा जाता है कि हम सभी के अंदर उस ईश्वर तत्व का निवास है। बिल्कुल, हमारे अंदर वो ईश्वर खुद रहता है, लेकिन हम जब तक उसको जगाते नहीं हैं तब तक वो सिर्फ एक साक्षी, एक विटनेस के तौर पे रहता है। आपका मानना है ऐसा, क्योंकि आप इतने सारे केसेस देखते हैं? बिल्कुल है। हम मुझे लगता है हमारे अंदर ईश्वर तत्व भी है और शैतान तत्व भी है, दोनों ही हैं। अगर हमें अपना ईश्वर तत्व निकालना है, बाहर सरफेस लेवल पे लेके आना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खुद से कनेक्ट करना है सबसे पहले। अगर मैं आज खुद से ही कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं कैसे अपने उस ईश्वर तत्व को बाहर लेके आऊँगी? और ईश्वर तत्व है क्या? ईश्वर तत्व बहुत सिंपल है, लोगों को फॉरगिव करना, माफ़ कर दिया, उसने मेरे साथ ये किया और मैं उसको होल्ड करके आगे बढ़ता जा रहा हूँ, तो फिर क्या आएगा? फिर तो क्रोध ही आएगा और कुछ भी नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन ही बिल्टअप होगी। ईश्वर तत्व बहुत सिंपल है, अपनी ज़िंदगी में अपने रास्ते पे चलते रहो, ना किसी को दुख देना है, ना किसी को चोट देनी है, ना ही किसी से ईर्ष्या रखनी है, बस चलते रहो, अपना जो पर्पस ऑफ लाइफ है उस पर फोकस करके आगे बढ़ते रहो विदाउट हर्टिंग एनीबडी एल्स, एज सिंपल एज दैट। आपने कहा कि हमारे अंदर दोनों हैं, ईश्वर तत्व ही है और शैतान तत्व भी है, जिसको हम जनरली कहते हैं कि डिविनिटी और ईवल। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कई बार क्या होता है ना मानसी जी, हम ज़्यादातर अपने उस ईवल एंटिटी को या उस पार्ट को एक्सप्लोर करते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया, अब मैं बताऊंगा उसको, अब मैं दिखाऊंगा मैं क्या हूँ। जनरली ऐसा होता है और मुझे लगता है आप लोग भी कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ये हम सबके साथ होता है कि तो हम बदला लेने की भावना से क्यों काम करते हैं? माफ़ करना आसान है, मुश्किल है। इसीलिए तभी तो कहते हैं ना वो ईश्वर तत्व है हम सब में, लेकिन चलता आगे वो ईवल स्पिरिट ही है। किसी ने मेरे साथ बुरा कर दिया, उसने वो कर कैसे दिया मेरे साथ में, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, कहाँ से आया ये चीज़? ईगो से। और जिसके पास में ईगो है, फिर ईश्वर तत्व और ईगो तो अगेन साथ साथ नहीं जाते हैं। तो ये जो शैतान तत्व है, अक्सर अगर हम अपने आप को कंट्रोल ना रखें, अपने अंदर की आत्मा को सही रास्ते के ऊपर नहीं लेके जाएं, या आत्मा हमको सही रास्ते पे ना लेके जाए, मैं ये बोलूँगी हम नहीं ले जा रहे हैं, आत्मा हमें लेके जा रही है, तो ये दोनों तत्व आपस में लड़ते रहेंगे। और मैं ये भी बोलूँगी ईश्वर तत्व शैतान तत्व दोनों है ना हमारे दिमाग में लड़ते रहते हैं। उसी को हम बोलते हैं कि युद्ध चल रहा है हमारे दिमाग में, कुरुक्षेत्र चल रहा है, वही कौरव और वही पांडव, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में लड़ते रह रहे हैं, which drains our energy also। एक कारण ये भी हो सकता है कि ये द्वंद्व हमेशा चलता रहता है, तभी हम बहुत एनर्जी वाइज बहुत ड्रेन्ड फील करते हैं। हमें लगता है कि ये सामने वाले ने हमारी एनर्जी सक कर ली है, लेकिन एक्चुअली उसका कारण आप हैं। आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली है, सामने वाले ने मेरी एनर्जी कभी सामने वाला सक कर ही नहीं सकता आपकी एनर्जी जब तक कि आप उसको वो राइट्स ना दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सामने वाला वो एनर्जी तब भी सक करेगा जब अपन कॉन्स्टेंटली उन थॉट्स के बारे में सोचे जा रहे हैं। एज सिंपल एज मान लो अपने दिमाग में एक थॉट है कि यार मेरा जो पड़ोसी है वो BMW लेके आ गया और मेरे पास तो है ही नहीं, ज़रूर गलत तरीक़ों से लेके आया होगा, किसी ना किसी को तो इसने चीट किया होगा, ये इंसान तो शुरू से ही ऐसा है। कितने नेगेटिव थॉट्स अपन लेके आ गए। उसकी जगह अपन ये सिंपल भी तो सोचते थे, चलो जो हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है, लेट मी गो एंड कंग्रेचुलेट दैट पर्सन। ये अब जो हमारे दिमाग की नेगेटिविटी है ना ईला, ये सबसे ज़्यादा हमारे को परेशान करती है, एनर्जीज़ को ड्रेन करती है। एक नेगेटिव थॉट, वैसे भी नेगेटिव थॉट कभी भी अकेला नहीं आता है, वो हमेशा एक लूप में आता है। 10,000 नेगेटिव थॉट्स इकट्ठे आपके माइंड में आते हैं एंड देन यू फील सो ड्रेन्ड। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आजकल एक समस्या बहुत कॉमन हो गई है, मुझे लगता है आपके पास भी जो लोग अपने हल के लिए आते होंगे वो ये बात करते होंगे कि इन लॉस के साथ नहीं बन रही है, या फिर घर में परिवार में झगड़े हो रहे हैं। क्या अपनी तरफ से अपनी एनर्जी ठीक करके आप सामने वाले की एनर्जी ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो।
जिसको अपन कहते भी हैं मैनिफेस्टेशन। लेकिन मैं ना यहाँ पे एक और चीज़ बोलना चाहूँगी। मैनिफेस्टेशन हम लोग अभी इतना बात कर रहे हैं मैनिफेस्ट को, मैं किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए भी हमें ना अपने अंदर की इम्प्योरिटीज़ को हटाना बहुत ज़रूरी है। सोचो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरी सास का मेरी तरफ से नेचर बहुत अच्छा हो जाए, वो मैं जब जाऊँ, मैं जब ऑफिस से घर में घुसूँ, वो मेरे लिए चाय बना के रखे। दूसरी तरफ आप अपने मन में उनको गालियाँ दे रहे हो। ये तो मैनिफेस्टेशन कभी काम ही नहीं करेगा। उस मैनिफेस्टेशन को करने के लिए सबसे पहले, अगर आपकी मदर इन लॉ ने गलती से कोई जाने अनजाने में गलती कर दी है, सबसे पहले तो आप फॉरगिव करो उनको। अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को हटाओ। उसके बाद आपने अपनी नेगेटिव एनर्जीज हटा दी, आपकी एनर्जीज काम हो गई, देन यू हैव द पावर टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट टू। इला हर शब्द में एनर्जीज होती है। एक है ना एक्सपेरिमेंट किया गया था, 3 पानी की बॉटल्स रख दी थी। पहली बॉटल के ऊपर चिपका दिया गया था ऑल नेगेटिव वर्ड्स, सेकेंड बॉटल वॉज नॉर्मल, थर्ड बॉटल पे ऑल पॉजिटिव वर्ड्स। व्हेन दे टेस्टेड द क्वालिटी ऑफ वाटर, आप मानोगे नहीं, जिस बॉटल पे गलत शब्द लिखे थे, नेगेटिव शब्द लिखे थे, वो पानी सड़ चुका था, और जिस पे पॉजिटिव शब्द लिखे हुए थे वो पानी चमक रहा था एक अमृत की तरह। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आई एम श्योर यूट्यूब पे भी एक्सपेरिमेंट था कुछ सालों पहले तक। तो इसी तरीके से हर शब्द में एनर्जी है, और आप अपनी एनर्जी से, आपने कोई थॉट सोचा, उस शब्द से आपके अराउंड की सराउंडिंग जो ऑरा है वो बदली, और आप जिस एनवायरनमेंट में जा रहे हो उस ऑरा को अपने साथ लेके जा रहे हो। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, आप देखो धीरे धीरे लोगों की एनर्जीज आपकी तरफ बदल जाएगी। तो हमारे थॉट्स हमारा ऑरा भी क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। एवरी थॉट दैट यू गेट इन योर माइंड, आप अगर वो बोलोगे भी ना, एवरी थॉट, सो देर आर लेयर्स टू इट, राइट। थॉट आता है सबकॉन्शियस माइंड से, वो थॉट आगे बढ़ता है, वो हमें देता है इमोशन, इमोशन आपको फीलिंग्स प्रोड्यूस करता है, उस फीलिंग से लास्ट में जो सरफेस लेवल दिखता है वो होता है बिहेवियर, पर्सनैलिटी। आप बोलते हो ना यार इसकी पर्सनैलिटी बहुत नेगेटिव है, क्योंकि उस इंसान के थॉट्स ही नेगेटिव है, इसीलिए उसकी पर्सनैलिटी नेगेटिव है। सो हर थॉट, आपने थॉट चेंज किया, आपके सराउंडिंग जितनी भी ऑरा और एनर्जीज है वो सब बदलने लग जाएगी। और कितने इफेक्टिवली काम करता है ये? सुप्रीमली इफेक्टिव। जैसे आप किसी भी गुरु के पास में जाते हो जो बहुत मेडिटेशन करते हैं, बहुत मेडिटेशन, मैं नथिंग अगेंस्ट एनीबडी, पर वही गुरु की बात करूंगी जो बहुत मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। आप अपने आप, हम नहीं बोलते अरे कितना तेज था उनकी आंखों में, कहाँ से आया वो उन थॉट से आया ना। तो खैर उनके तो जहन में कोई थॉट ही नहीं है, वो थॉटलेसनेस जोन से आ रहा है, पर वो तेज उनके दिमाग से ही आ रहा है। सो डेफिनेटली इट वर्क्स। आप कई बार ऐसा आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप किसी के घर में घुसे और आपको ऐसा ना बहुत हैवी हैवी सा लगा। हाँ बिल्कुल, ये एनर्जीज ही तो है, दीज आर ऑल एनर्जीज। और आप कह रही हैं कि एनर्जी हमारे थॉट्स से बनती है। हाँ, थॉट्स आते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। बिल्कुल, तो मतलब सारी चीज़ों की जड़ ये सबकॉन्शियस माइंड है। 100%। पर मैम सबकॉन्शियस माइंड में तो बहुत जन्मों का डेटा रहता है। अब कौन सा डेटा, कौन से थॉट, कौन से नेगेटिव पॉजिटिव थॉट को मैं टैप कर रही हूँ बार बार, ये मैं कैसे समझूंगी? जो अपने थॉट भी प्रोड्यूस होते हैं ना सबकॉन्शियस में, आप समझो वो कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले तो पास्ट लाइफ, जितनी भी आपकी इस सोल ने ज़िंदगी जी है वो सब वहाँ पे स्टोर है। वही हम सबकॉन्शियस को स्टोर हाउस कहते हैं, विच हैज स्टोर्ड एवरीथिंग। तो सबसे पहला हो गया पास्ट लाइफ। उसके बाद में व्हेन योर मदर वाज कैरिंग यू, जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे तब आपकी माँ किस मानसिक हालत में थी, दैट इज़ द सेकेंड। फिर जब आपका जन्म हुआ, आपके आसपास के लोगों की फीलिंग्स और इमोशंस आपकी तरफ कैसे थे, ठीक है। उसके बाद आप गए स्कूल, वो स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा था, दोस्तों का व्यवहार आपकी तरफ कैसा था। फिर आती है हमारी एजुकेशन, उसने हमको क्या समझाया, हमारे दिमाग को खोला। उसके बाद आता है आपके एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। तो सोचो आप, ये 6 चीज़ें हैं जो डिफाइन कर रही हैं आपके थॉट्स, नॉट ओनली पास्ट लाइफ। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। हम ज्ञान की, भगवद गीता में ज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्व बताया है। सो मान लो एक सोल है, उसने बहुत नेगेटिव शायद चीज़ें करी भी हैं और बहुत दुख झेला है। अब वो सोल जब पैदा होती है वो बहुत दुखी रहती है। हमें समझ, इसे हम बाय द वे साइकोलॉजी में एक टर्म है जनरेशनल ट्रॉमा,
वो ट्रॉमा जो आपसे शुरू नहीं हुआ है, आपकी जनरेशन्स में जा रहा है, तो आप उसको कैरी कर रहे हो। एजुकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, सब जगह वो ट्रॉमा है। अब आता है ज्ञान योग भगवत गीता का। कौन सा ज्ञान योग है ये? ज्ञान खुद के बारे में, सेल्फ अवेयरनेस, इमोशंस के बारे में, हायर पावर्स के बारे में। मैं कोई रिलीजन या भगवान की बात नहीं कर रही, हायर पावर्स के बारे में। ये ज्ञान आपको हेल्प कर रहे हैं कैसे आप अपनी सोच को बदल के, अपनी पीड़ा को बदल के, एक अच्छे विचार रख के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। सो डेफिनेटली टू आंसर योर क्वेश्चन, पास्ट लाइफ हमारे थॉट्स को बहुत गाइड करती है, लेकिन इतने एक्सपीरियंसेस और एजुकेशन है कि वो उसको बदल भी सकती है। बिल्कुल, हम डिविनिटी की बात कर रहे थे। हाँ जी। एक्सप्लोर कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल है मैम। एक्सप्लोर करने के लिए ना, मैं आपको उस वक्त भी बोल रही थी, सेल्फ कनेक्शन, खुद से कनेक्ट कर पाना, खुद ही के दिमाग की गहराई के अंदर जाना। यू नो वी हैव सो, जैसे मैंने आपको ये 6 चीज़ें बताई, ये सब लेयर्स हैं। उन सब के लेयर्स के बीच में जाके खुद से कनेक्ट करना, वो ताकत हम सबके अंदर है बस। लेकिन आजकल आप देखो ना, टेक्नोलॉजी बैठने ही नहीं देती है। लोग आजकल, एज अ साइकोलॉजिस्ट आई कैन शेयर दिस विद यू, आई गेट पीपल सेइंग कि मानसी मैं 5 मिनट भी बिना कुछ करे बैठ ही नहीं सकता, मुझे घबराहट होती है, राइट? क्यों कुछ तो छूट रहा है मेरे हाथ से। डोपामिन शॉट्स चाहिए होते हैं ना हमें। अब वो डोपामिन शॉट्स के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज़ की। तो डिवाइन एनर्जीज़ को महसूस करने के लिए सबसे पहले तो यू नीड टू सिट विथ योरसेल्फ। अपने दिमाग के नेगेटिव एनर्जीज़ को हटाइए, अपने आप से कनेक्ट करिए, फिर आप महसूस करेंगे वो डिवाइन एनर्जीज़। डिवाइन एनर्जीज़ और कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी गिविंग एनर्जी विच इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम एनी अदर नेगेटिव एनर्जीज़। तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है व्हेन यू सरेंडर योरसेल्फ, जो मैं आपको बता रही थी, भगवत गीता का ज्ञान योग। यू जस्ट सरेंडर योरसेल्फ टू ज्ञान, चाहे वो ज्ञान किसी भी तरीके से आ रहा हो, भगवत गीता से आ रहा हो, या कोई भी हमारे उपनिषद से आ रहा है, या वेदांता फिलॉसफी से आ रहा है, कोई भी ज्ञान। और इट कैन बी साइंटिफिक लाइक न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड वेल साइकोलॉजी, फिलोसोफर्स, इतने बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं, उनकी फिलॉसफी पढ़ लो। All of these things will help you to connect with your divine energies. हमारे यहाँ ना मानसी जी एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। That's true. तो और मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं। अगर आप, मतलब मैं बहुत तरह तरह के वर्गों में बैठती हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोगों के लाइफ का एक्सपीरियंस है कि वो क्या थॉट प्रोसेस है उनका, कैसे जीवन जीते हैं। जो बहुत ज़्यादा बिजी लोग रहते हैं ना, चाहे वो हमारे मजदूर भाई लोग हों या हमारी वो महिलाएं हों जो ईंटें उठाती हैं, जिनके पास सोचने का समय ही नहीं है, रात को थक के आए और चटनी और रोटी खा ली और बढ़िया नींद सो गए, उनमें तो कभी डिप्रेशन नहीं देखा जाता है, उनमें कभी एंजाइटी नहीं देखी जाती। और ये मेरा नहीं मानसी जी, ये बहुत लोगों का सवाल है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। क्यों जो बहुत रिच क्लास हैं, क्यों जिनके पास बहुत आराम का समय है, उनको ही ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनके पास इतना समय होता है कि मेरे साथ उसने वो किया, मेरे साथ इसने ये किया, उसने तो जो मेरे कपड़े की तारीफ नहीं की, मुझे देख के मुंह बनाया। ये सारी बातें वही लोग क्यों सोचते हैं जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता है? Very nice question again. Maslow's theory, पहला स्टेप है बेसिक्स। तो ये जो हमारे मजदूर भाई लोग हैं, ये बेचारे अपने रोटी कपड़ा मकान बेसिक्स में ही इतने उलझे हुए हैं कि इनके पास में कहीं समय नहीं है। इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मास्लोस थ्योरी का सबसे टॉप क्राइटेरिया है। हम वहाँ तक कब पहुँचते हैं? जब मैंने अपनी ज़िंदगी के सब कुछ बेसिक्स अचीव कर लिए हैं, राइट? बेसिक यानी रोटी कपड़ा मकान हो गया है, उसके बाद में ब्रांडेड कपड़े भी ले लिए हैं, सब कुछ ले लिया है, लेकिन फिर भी मुझे अब खुशी नहीं मिल रही है। अब कहाँ? अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मुझे अचीव क्या करना है, ये सब चीज़ें आप तब रियलाइज़ करते हो। मज़दूर भाई लोग तो बेचारे रोटी कपड़ा मकान की उसके अंदर ही चले जा रहे हैं, थक हार के सो जाते हैं, उनके पास में कहाँ समय है सोचने को कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। सोचो आपको ये मज़दूर भाई बोल रहा है कि मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। पहला जवाब ये कि वो लोग क्यों ये सवाल नहीं उठाते अपने जहन में। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन उन लोगों को नहीं होता। डिप्रेशन भी 2 तरीके के होते हैं, जो हम क्लिनिकल डिप्रेशन बोलते हैं,
वो ज़रूर उन लोगों को भी होता है। आप कई बार सुनोगे मजदूर भाई में बोलेंगे अरे इसके अंदर तो आत्मा आ गई। हाँ यस, वो क्लिनिकल डिप्रेशन हो सकता है, वो कोई भी, इट्स नॉट ओनली डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, बाइपोलर, मतलब बहुत सारे मेंटल, कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर है, उसको कोई माता नहीं आई है। डिप्रेशन भी होता है उनको, जैसा आपने कहा कि हम लोग सोफिस्टिकेटेड हो गए तो हम बुरा मान जाते हैं, हम एक दूसरे को बताते हैं कि यार उसने मेरी तारीफ नहीं करी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो लोग क्या करते हैं, आप देखोगे अक्सर जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं, बुरा लगा लड़ाई करने पहुंच जाते हैं। वो दे आर ऑल्सो रिएक्टिव, और वी आर टॉट नॉट टू रिएक्ट। खून का घुट हम पीते हैं, फिर हम अंदर अंदर परेशान होते हैं क्योंकि हमको सोफिस्टिकेटेड तरीके से रहना है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनको डिप्रेशन नहीं होता है, हाँ वो सोचते कम हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बेसिक्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि उनके पास में सोचने का कोई टाइम नहीं है, उनको एहसास भी नहीं है। थोड़े से टॉक्सिक लोगों पे बात करते हैं, उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, उनको आप बताएंगे भी ना कि देखो तुम गलत कर रहे हो, सामने वाले को परेशान मत करो, उनको पता ही नहीं होता है कि वो गलत कर रहे हैं। और ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अनइंटेंशनली लोगों को हर्ट करते हैं, और उनको बताने पे भी उनको समझ नहीं आता है कि वो गलत कहाँ है। इनकी साइकोलॉजी क्या होती है? टॉक्सिक लोग भी है ना, दो तरीके से होते हैं, एक जिनको पता है, दूसरा जिनको पता नहीं है। जिनको पता नहीं है ना, वो लोग हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, रिलेशनशिप में मैं अक्सर देखती हूँ टॉक्सिक लोग कौन से होते हैं, जिनके अंदर सेल्फ एस्टीम नहीं होती है, वो अपने ऊपर विश्वास ही नहीं करते, बार बार फिर अपने पार्टनर के पास जाते हैं कि तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं, तुम 10 बजे आने वाले थे, तुम 10:12 पे आए हो, ये 12 मिनट तुम कहाँ थे, तुम किसी और के साथ तो नहीं थे, तुम्हें कुछ चीट तो नहीं कर रहे थे। हो गई ना ये टॉक्सिसिटी। तो ये वो टॉक्सिक लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि वो टॉक्सिक है। अगर आप उनको बताओगे भी ना, उन्हें लगेगा नहीं नहीं मैं तो चिंता कर रही थी, मेरे को तो उनकी चिंता थी, मैं टॉक्सिक थोड़ी हूँ। दूसरे वो होते हैं जो एक्चुअल में नेगेटिव पर्सनालिटीज़ होते हैं, राइट, जिनके विचार ही बहुत गलत होते हैं। कोई अच्छा कर रहा है तो उनको सिर्फ जलन महसूस होती है, वो किसी के लिए कभी अच्छा नहीं सोचते, किसने क्या किया तब वो सब कुछ अपने साथ रखते हैं हर वक्त, उनके लिए ग्लास हमेशा खाली होता है, राइट। तो ये वाले जो टॉक्सिक लोग हैं उनको पता है, लेकिन वो मानेंगे नहीं। मानेगा तो कौन, कोई भी नहीं मानेगा। अंदर से पता होता है, कुछ को पता होता है, कुछ को पता नहीं होता। और ये टॉक्सिसिटी मैं नहीं बोलूँगी इला, मेरे एक्सपीरियंस में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि वो टॉक्सिक है, क्योंकि वो उनका नॉर्मल तरीका है। कहते हैं ना मैं तो ऐसा ही हूँ जी, मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ। आपको क्या लगता है मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ? अरे भाई, तो आप बचपन से भी तो गलत हो सकते हो ना, पर एहसास नहीं है। आपके पास ज़्यादातर कौन से केसेस आते हैं, किस परेशानी के लिए लोग आपके पास आते हैं? अपार्ट फ्रॉम रिलेशनशिप वो तो आते ही हैं, लेकिन रिलेशनशिप में मैं बोलूँगी कि इंसान जब दोनों में से कोई एक पार्टनर सफ़र करता है तो रिलेशनशिप भी सफ़र करती है। पर अदरवाइज़ मेरे पास में लोग आते हैं जहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा है पर खुशी नहीं है। सब कुछ है, BMW भी है, ब्रांडेड बैग्स भी हैं, पर खुशी नहीं है। अभी भी दूसरा तरक्की करता है तो बुरा लगता है। तो एक ये है। दूसरा ट्रॉमास, चाइल्डहुड ट्रॉमास अलग अलग तरीके से। तीसरा वो बच्चे जो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में पले हों, फाइटिंग पेरेंट्स, ये बहुत ज़्यादा होता है। I will say if I have to pinpoint out of all, which is a type of childhood trauma only, जहाँ पे पेरेंट्स बहुत लड़ाई कर रहे होते हैं, वो बच्चा इतना इनसिक्योर और नेगेटिव हो जाता है कि वो ट्रॉमा है ना, वो आगे अपनी पूरी ज़िंदगी कैरी करता है। That's very sad, but it's true. आपने जो पहले वाले लोग बताए, मैं थोड़ा सा उन पे और एलैबोरेटेड वर्जन में बात करना चाहूँगी कि BMW भी है जी, बढ़िया घर बंगला गाड़ी सब कुछ है, लेकिन फिर भी कोई दूसरा तरक्की कर रहा है तो परेशानी हो रही है। क्या वो खुद को एक्सक्लूसिव मानते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे पास ही होनी चाहिए? ये कैसे, क्या उनका मेंटल लेवल क्या होता है? जब आप अंदर से बहुत खोखले हो जाते हो, आपकी वैल्यू सिस्टम कुछ भी नहीं होती है, आप सिर्फ चीज़ों से अपने आप को भरने लगते हो। मटीरियलिस्टिक प्लेजर, मोह,
अटैचमेंट विद जस्ट मोह, और वो अटैचमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप उसी में खुशी ढूंढने लग जाते हो, और फिर उसका तो कोई अंत नहीं है। आज BMW है, कल आपको उसका भी कोई अपडेटेड वर्जन चाहिएगा। आज LV है, कल उसके भी अपडेटेड वर्जन चाहिएगा, राइट? एक्सक्लूसिव पीसेस चाहिएंगे, तो उसका कुछ भी नहीं। तो जो भी लोग अटैच्ड हैं इस मोह के अंदर, वो हमेशा ही दुखी रहते हैं। वो जब तक इस अटैचमेंट को नहीं छोड़ेंगे, चाहे दे विल नेवर एवर बी हैप्पी। बट एक फ्रेज भी तो समाज में सेट कर दिया गया है ना कि आपके पास सब कुछ है, ये मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स हैं, तभी आपको इज्जत मिलेगी। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को मानती ही नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल खारिज करती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, क्योंकि वो काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि नहीं लाजी, अगर ये होगा ही नहीं तो सामने वाला मेरी इज्जत कैसे करेगा। ये बात भी आपकी सही है कि हमारे समाज ने ये चीज़ बनाई है कि आप अपने अचीवमेंट्स को किस तरीके से दिखा रहे हो। चीज़ें होना मटीरियलिस्टिक, देखो ईला जी, मैं एक और बात बताऊंगी यहाँ पे। अगर आज आपके पास में BMW है तो आप कंफर्ट भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, राइट? पर जब आप शो करने लग जाते हो, दिखावे की ज़िंदगी में घुसने लग जाते हो, प्रॉब्लम वहाँ होती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके अंदर ये, आपके पास में ये चीज़ है या नहीं है, पर दिखावा। और जैसे ही आप दिखावे की ज़िंदगी में आते हो, पहली चीज़ जो आप खो देते हो इज़ बीइंग हम्बल, बीइंग ग्राउंडेड, राइट? दिखावे की दुनिया में फिर आप लोगों को भी उसी चीज़ से तोलते हो। दिखावे के साथ में क्या आया? प्राइड, अहंकार। अहंकार आते ही क्या हुआ? सामने वाला तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, कोई कुछ अच्छा बोलेगा भी तो आप उसको सुनोगे नहीं, इसलिए प्रॉब्लम है। मटीरियलिस्टिक होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, यू शुड, बिकॉज कहीं ना कहीं कंफर्ट्स ऑफ लाइफ आपको पुश भी करते हैं, राइट, टू ग्रो मोर, बट दैट इज़ ओके। When it becomes a problem of showing it off to people, अहंकार, then it is a problem. बिल्कुल। आपकी अपनी जर्नी क्या रही है? इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ी? क्या वजह थी? So, when I was living the life of a banker, I think there was a moment in my life where I was probably compromising with my own values. क्या लगता था आपको उस वक्त? सो बैंकिंग में है ना, आप कई बारी अपने टारगेट्स अचीव करने के चक्कर में आप भूल जाते हो कि सामने वाले की नीड क्या है, राइट? आप कंपनी की नीड को ज़्यादा ऊपर प्रायोरिटाइज करते हो, एंड आई थिंक फॉर मी इट वाज नॉट ओके। सो जब वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती है तब आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरा कोर है ना, हाउ कैन आई फंक्शन आउटसाइड माई कोर? सो दैट आई थिंक आई वाज नॉट फीलिंग fulfilled from my work, what I feel now. Yeah. ये द्वंद तो बहुत सारे लोगों के साथ चलता ही रहता है। बहुत बहुत। एंड आई थिंक ग्रैटिट्यूड है बहुत ज़्यादा दैट आई हैव सपोर्टिव पेरेंट्स एंड सपोर्टिव पार्टनर कि मैं वो डिसीजन ले पाई। नहीं तो जो आप बोल रहे हो ये द्वंद बहुत लोगों के साथ चलता है, पर हर किसी में शायद वो सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं होते हैं और हिम्मत नहीं होती है कि वो बहुत बड़ा डिसीजन है। विक्टिम मानसिकता पे थोड़ी सी बात करते हैं। हाँ जी। हम क्यों हमेशा समझते हैं कि सामने वाला दोषी है और मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ बुरा हुआ है? ये जो आपने वो आप ही के पहले वाले सवाल पे जाते हैं, इसमें द डिवाइन एनर्जीज इन यू, ठीक है? अगर आपके अंदर वो शैतान वाली एनर्जीज है ना, आप हमेशा ये समझोगे कि आपके साथ में सारी की सारी दुनिया आपके खिलाफ है। कोई कुछ भी कर रहा है, कोई अच्छा भी कर रहा है, तो भी आपके साथ में गलती हो रहा है। और यही विक्टिम मेंटालिटी है जो आप पूछ रहे थे, आपके सारे सवाल जुड़ रहे हैं यहाँ पे। यही विक्टिम मेंटालिटी है जो आपको टॉक्सिक भी बनाती है। क्योंकि आपको लगता है कि मैं तो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मैंने क्या गलत किया, मैं तो ऐसा सोचा भी नहीं, ये तो सामने वाला सोच रहा है। लेकिन आपकी विक्टिम मेंटालिटी आपके साथ गलत हुआ है। और ये विक्टिम मेंटालिटी ना हर रिश्तों को खाती है। हमेशा आपको लगता है कि आप ही हो जिसके साथ में सब गलत हो रहा है, आप ही हो कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा है। एंड दिस विक्टिम मेंटालिटी टेक्स यू इनटू डिप्रेशन, क्योंकि आप अपनी ही नज़र में बेचारे बन गए हो। क्या इस बेचारेपन के पैटर्न को तोड़ा जा सकता है? बिल्कुल। वी हैव वेरियस थेरेपेटिक टूल्स टू हेल्प एन इंडिविजुअल। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है जो आपके सोच को, आपके थॉट्स को बदलती है,
देन वी हैव हिप्नोथेरेपी एज वेल, माइंडफुलनेस, बहुत सारे थेरेपेटिक टूल्स हैं दैट कैन हेल्प यू टू चेंज योर थॉट प्रोसेस। पर वो तभी काम करेंगे जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस हो। अगर आप में एक्सेप्टेंस नहीं है तो फिर तो वो भी काम नहीं करने वाले। अच्छा देखिए मैम, एक चीज़ पे तो मुझे लगता है कि आप अग्री करेंगी मेरी इस बात पे कि हम सभी के अंदर ये कहीं ना कहीं ये सारे ट्रेट्स होते हैं और हम उसी रूप में कई बार रिएक्ट भी करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे, और मैं उन लोगों में से ही हूँ, कि मैंने कोई गलती करी या किसी के साथ बुरा व्यवहार किया तो फ़ौरन वो अवेयरनेस आ जाती है कि यार इला कुछ गलत किया है। तो इस अवेयरनेस का भी कहीं डिविनिटी के साथ संबंध है कि आप उस यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं कि आप में अवेयरनेस आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। डिवाइन एनर्जीज नहीं है ना तो रियलाइजेशन किसी भी चीज़ की नहीं है। फिर तो आप अपनी मस्ती में, कोई वैल्यूज़ नहीं है, किसी का कोई ना लेना ना देना, अपन अपने मस्ती में चल रहे हैं, दुनिया जाए भाड़ में, राइट। डिवाइन एनर्जीज है तो आप फिर भी सोचोगे कि मैंने कहाँ गलत किया, मैं कहाँ मेरी वैल्यूज़ के अगेंस्ट मैंने बिहेव किया, मैं कैसे, अगर मैंने गलत कर भी दिया जाने अनजाने में, मैं जाके माफ़ी मांग लेता हूँ। These are all good positive energies in you. पर ये इतनी आसानी से नहीं आती हैं, या होती हैं पर एक्सप्लोर नहीं होती हैं। आप डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि ये विक्टिम मेंटालिटी है या ये सच में विक्टिम है बेचारा? मैं आपको सच बात बताऊं, पहला जब हम सेशन करते थे तब तो सच में ऐसा लगता है बेचारा। धीरे 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 जब आप बात करते रहते हो, आप उनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में बात करते हो कि उनके आसपास वाले उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, तब आपको सच्चाई पता चलती है। क्योंकि विक्टिम के मुंह से सुनोगे तो सच बता रही हूँ, आपको इतनी दया आ जाएगी कि सारी दुनिया इसी के साथ में कैसे गलत कर सकती है। People are so bad in his life, he or she is such a good person. पर बातें करते करते समझ में आता है। Then of course we have certain tools and tests that makes you think in the right direction कि अच्छा ये अपने माइंड की कहानी है, सच्चाई तो बहुत अलग है। और अपन थॉट्स और एनर्जीज की बात कर रहे थे। ये जो विक्टिम मेंटालिटी वाले लोग होते हैं ना, ये सरप्राइजिंगली है ना, मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जितने भी विक्टिम मेंटालिटी वाले लोग होते हैं, इनकी एनर्जीज इतनी नेगेटिव हो जाती है दैट दे पुश अवे पीपल इन देयर लाइफ। और मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। जैसे जो विक्टिम मेंटालिटी के लोग होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली तो नैग करते रहते हैं, बुरा बहुत जल्दी लग जाता है, तो या तो वो उस रिश्ते से खुद ही निकल जाते हैं, या वो कभी कन्फेस करेंगे हार्ट टू हार्ट कि आपने मेरे साथ ऐसे किया वैसे किया। तो सामने वाला ने जब ऐसा कुछ किया ही नहीं, उसने तो सोच लिया ना कि तो इसकी सोच में प्रॉब्लम है। अक्सर विक्टिम मेंटालिटी वाले लोग लोगों को पुश कर देते हैं और वो अकेले रह जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, और फिर वो खुद ही की उस विक्टिम सर्कल के अंदर फंस जाते हैं कि मेरे साथ तो देखो सबने गलत किया, मैं ही अकेला रह गया। क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसे लोगों को ज़्यादातर रिश्ते नार्सिसिस्ट मिले हों? नॉट नेसेसरीली, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो चीज़ हम सोचते हैं कि हमें ना मिले। ये ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है मैम, जिनके फादर नार्सिसिस्ट थे, मदर भी नार्सिसिस्ट थी, हस्बैंड या वाइफ भी नार्सिसिस्ट है और बच्चा भी नार्सिसिस्ट है। अब वो बेचारा फंस तो गया है ना इस चक्र में। बिल्कुल नहीं, आपने ये बात बिल्कुल सही बोली है। अपना दिमाग जो सोचता है कि मुझे ये ना मिले आपको वही ही मिलता है। लेकिन विक्टिम वाली केस के अंदर मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनको हमेशा नार्सिसिस्ट मिलता है, लेकिन आप अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सारी दुनिया नार्सिसिस्ट है। दैट्स अनफॉर्चुनेट बट दैट्स व्हाट द रियलिटी इज। पर ऐसा नहीं है। आई थिंक वो अपने मन की कहानी को ऐसा कर लेते हैं कि दुनिया नार्सिसिस्ट हो जाती है। उन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है जो बात बात पर रो पड़ते हैं, जिनको बहुत जल्दी रोना आता है? रोने में ना कुछ गलत नहीं है। मैं अपने हर क्लाइंट को बोलती हूँ इट्स ओके, क्योंकि जब भी आप रोते हो लिटरली कॉर्टिसोल्स भी रिलीज हो जाते हैं, तो रोना अच्छा है। कई लोग हैं ना, जब मैंने भी अपनी प्रैक्टिस चालू करी थी, या मैं बोलूँगी प्रैक्टिस वाला टाइम भी आप चलो छोड़ दो, कोविड का टाइम, इतनी दुखी कहानियाँ हमने सुनी है ना कि
अगर आप सेशन में ना, मतलब मुझे याद है 3-4 ऐसी स्टोरीज थी जहाँ पे मैं खुद अपने क्लाइंट के साथ में रोई होंगी। मतलब मेरे आंखों में थे आंसू, गिरे हैं वो आंसू, ऐसी कहानियाँ। सो रोना इज़ ह्यूमन, हम इंसान हैं, हम महसूस कर सकते हैं, हम रो सकते हैं। लेकिन रोना गलत कब होता है? जब हम गलत टाइम पे रो के उन आंसुओं का फ़ायदा उठाएं। रोना आ नहीं रहा है, पर जस्ट लाइक वो हिंदी सीरियल्स में वैम्प होती है ना, वो रोने लग जाती हैं जस्ट टू गेट द अटेंशन, देन इट इज़ रॉन्ग। दूसरा, जब आप रो रहे हो लेकिन वो रोना इज़ लाइक हाउलिंग, भर भर के, वैसे तो कुछ बहुत गलत हो गया है, उस तरीके से रो रहे हो तो वो भी नॉर्मल नहीं है। पर अगर सिर्फ 10 मिनट किसी बात का बुरा लगा तो इमोशंस हैं भाई, इंसान हो, करो प्रोसेस, कुछ गलत नहीं है। और ये एक है ना मिथ है इलाजी कि अगर आप रो रहे हो तो आप कमज़ोर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रो रहे हो तो आपका दिमाग नॉर्मली काम कर रहा है, वो अपने उन इमोशंस को निकाल रहा है, लेट इट बी। फिर मानसी जी, क्या आदमियों के लिए कॉर्टिसोल लेवल रिलीज करना मैंडेटरी नहीं है? उनको क्यों हमारे समाज में, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में, बचपन से कहा जाता है कि अरे मर्द के बच्चा तो रोता नहीं है, आदमी तो कभी रोता नहीं है, तुम क्यों रो रहे हो, औरतों टाइप हरकत क्यों कर रहे हो? तो क्या औरतें कमजोर होती हैं वो रोती हैं तो? और क्या बेचारे आदमी कमजोर नहीं हो सकते? क्या वो नहीं टूट सकते? एग्जैक्टली। पर मुझे लगता है ये हमारे समाज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वी शुड, एंड दैट इज़ वाई आप देखोगे सबसे ज़्यादा एंगर इश्यूज, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, एंगर इश्यूज, ज़्यादातर एंगर इश्यूज, हार्ट अटैक, फ्रस्ट्रेशन लेवल, रोड रेज। बहुत कम आपने किसी विमेन को देखा होगा ऐसे रोड रेज के अंदर। आदमी ज़्यादा दिखेंगे आपको रोड रेज में, वो इसीलिए क्योंकि उन लोगों को सिखाया ही नहीं गया है इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके, कमज़ोर पड़ना नॉर्मल है, उसको करने दो। नहीं करोगे उसको तो कहीं ना कहीं किसी ना, इमोशन है ना, अगर आपने सही से चैनलाइज नहीं किया तो किसी ना किसी तरीके से निकलेगा, और अगर नहीं निकलेगा तो बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे बेटर तो प्लीज़ वी नीड टू चेंज। एंड आई थिंक अब जो मदर्स हैं जो एक लड़के को रेज कर रही हैं, उनको ये चीज़ सिखानी चाहिए। वी कैन चेंज इट। हमारी पुरानी जनरेशन्स तो नहीं कर पाई, पर हम तो बदल सकते हैं उस चीज़ को। सो क्राइंग इज़ नॉर्मल। क्या कुछ संकेत हैं, क्या कुछ लक्षण हैं जो हम खुद से ही, अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते हैं कि, क्योंकि देखिए पता क्या होता है मानसी जी, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब तक हम महसूस नहीं करते ना तब तक हम यकीन नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो क्या कुछ संकेत हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे अंदर वो डिविनिटी, वो डिवाइन पावर मौजूद है और हमें सिर्फ टैप करना है? मैं एक और यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगी। संकेत डेफिनेटली, आई थिंक कुछ लोग है ना डिवाइन पावर को अलग तरीके से भी लेके चलते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैं मिली हूँ अपने प्रोफेशन में कुछ ऐसे लोगों से जिनको लगता है कि वो लिटरली, उनकी डिवाइन पावर्स उनको अंदर से आवाज़ देके बताती है कि ऐसा होने वाला है, और वही होता है। प्रेमोनिशंस जिसको बोलते हैं। हाँ, लेकिन वो बहुत ही उनके फेवर वाले प्रेमोनिशंस हैं, राइट? वो प्रेमोनिशंस हैं जो उनके फ़ायदे के हैं, किसी और के फ़ायदे के नहीं है। तब समझ रहे हो कि वो आप उस डिवाइन पावर को फेक कर रहे हो, आपको अपना मतलब निकलवाना है। तो मैं ये क्लैरिटी ज़रूर दूंगी कि डिवाइन पावर, इंट्यूटिव पावर, और आप क्या महसूस करना चाहते हो, आप क्या सोचना चाहते हो, ये बहुत अलग चीज़ें हैं। डिवाइन पावर नॉर्मल इंसान के लिए एक्सेस करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। उस डिवाइन पावर को एक्सपीरियंस करने के लिए, लाइक आई सेड, सेल्फ कनेक्शन के साथ में मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी ताकत है जो आपको अपने रोल से डिसएसोसिएट करवाएगी, और फिर आप उस डिवाइन पावर को एक्सेस कर पाओगे, राइट? तो मैं ये हमारी ऑडियंस को ये बहुत क्लैरिटी से समझाना चाहती हूँ कि अपने डिवाइन पावर और इंट्यूटिव फीलिंग्स के अंदर कंफ्यूज ना हो। डिवाइन पावर इज़ नॉट कि कई मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं आई हैव दिस डिवाइन एनर्जी जो मुझे ये बोलती है। ऐसा नहीं है।
आप अभी नहीं हो उस जोन में। वहाँ तक जाने के लिए, टू आंसर योर क्वेश्चन, उसको टैप करने के लिए सबसे पहले अपने मन के सारे नेगेटिव थॉट्स हटा दो। यस। डोंट होल्ड ऑन कि भाई 10 साल पहले किसी ने मुझे क्या बोला था और मैं आज तक उसको होल्ड कर रहा हूँ। नहीं, लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव द पीपल अराउंड यू। पहली चीज़, अपने थॉट्स के अंदर अहंकार बिल्कुल हटा दीजिए। प्राइड होना ही नहीं चाहिए। क्रोध, अहंकार, ये 2 चीज़ों को हटाओगे तभी उस डिवाइन पावर को एक्सेस कर पाओगे। सो नेगेटिव थॉट्स को हटाइए, अपने आप से कनेक्ट होइए और फिर मेडिटेशन करिए। ओनली देन यू कैन टैप इनटू योर डिवाइन एनर्जीज, एंड डिवाइन एनर्जीज आर नेवर सेल्फ सेंटर्ड। बिल्कुल, वो तो दूसरों के फायदे की है, गिवर होती है, दूसरों के फायदे की है। तो यही डिफरेंस है डिवाइन और इंट्यूटिव एनर्जीज में। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच शीला जी, थैंक्स अ लॉट। आपने आज के पॉडकास्ट से क्या सीखा और क्या आपको अपनी किसी समस्या का कोई हल मिला, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और एक और सवाल, क्या आप उन लोगों में से हैं जो कि बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं? अगर ऐसा है तो मुझे अपनी समस्या और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी बताइए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।